नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 14 सितंबर 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत और किस देश में अपनी तेज भुगतान प्रणालियों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई और पे नाउ को आपस में जोड़ने की घोषणा की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द इंटीग्रेशन ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई एंड पे नाउ इन इट्स फास्ट पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया एंड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। भारतीय रिजर्व बैंक और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण ने तेज भुगतान प्रणालियों को जोड़ने के लिए परियोजना की घोषणा की है। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि जुलाई 2022 तक इसे चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत यूपीआई का प्रयोग करता है जबकि सिंगापुर पे नाउ सिस्टम का उपयोग करता है। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नजीब मिकाती। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने 10 सितंबर को राष्ट्रपति बाबदा पैलेस से 24 मंत्रियों की अपनी नई सरकार की घोषणा की है। इन्होंने संसद अध्यक्ष नवीब बेरी की उपस्थिति में एक नई सरकार बनाने के लिए एक डिक्री पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति मिशेल ऑन से मुलाकात की है। अगस्त 2020 के बेरूत बंदरगाह विस्फोट के बाद से लेबनान में पूर्व पीएम हसन दीब और उनके मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद बिना सरकार के सारा काम हो रहा है। मैप को ध्यान से देखेंगे तो ये है लेबनान। इसके एक तरफ तो मेडिटेरियन सी है, दो तरफ से सीरिया है और तीसरे तरफ इजराइल है। भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में घोषित किए गए 100 दिवसीय योजना के तहत पहला हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया जाएगा? वेयर विल द फर्स्ट एयरपोर्ट बी डेवलप्ड अंडर द रिसेंटली अनाउंस्ड 100-day प्लान टू बूस्ट इंडियाज सिविल एविएशन सेक्टर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। यह 100 दिवसीय योजना अगले 100 दिनों में कुशीनगर, अगरतला, देहरादून और जेवर में 4 नए हवाई अड्डों के निर्माण के साथ शुरू होगी। पहला हवाई अड्डा कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में होगा, जिसमें एयरबस 321 और बोइंग 737 उड़ानों की सफल लैंडिंग की क्षमता होगी। कुशीनगर बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु बनेगा। देहरादून हवाई अड्डे पर दूसरा हवाई अड्डा टर्मिनल स्थापित किया जाएगा, जिसके निर्माण में 457 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। त्रिपुरा के अगरतला में तीसरा और चौथा हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित किया जाएगा और इस परियोजना पर 30,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी ग्रेटर नोएडा वाले प्रोजेक्ट पर। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर हरित रणनीति साझेदारी के हिस्से के रूप में सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया है? विद विच कंट्री इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन ऑफशोर विंड एज पार्ट ऑफ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। यह कदम इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2030 तक अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से 30 गीगावाट क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत अपनी 7600 किलोमीटर की तट रेखा के साथ विशाल पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग करके अपतटीय ऊर्जा शुल्कों को कम करने हेतु योजना बना रहा है। यह केंद्र प्रारंभ में 4 कार्य समूहों, स्थानिक योजना, वित्तीय फ्रेमवर्क की शर्तें, आपूर्ति श्रृंखला संरचना और मानक एवं परीक्षण पर केंद्रित होगा। विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाले समूह G20 के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज शेरपा ऑफ इंडिया फॉर द G20 ग्रुपिंग ब्रिंगिंग टुगेदर द वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल। ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री हैं। शेरपा G20 सदस्य देशों के नेताओं का प्रतिनिधि होता है, जो शिखर सम्मेलन के एजेंडे के बीच समन्वय बनाता है और सदस्य देशों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक चर्चा के एजेंडे को लेकर बात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से G20 में भारत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। G20 देशों की अगली बैठक 2021 में 30 से 31 अक्टूबर के बीच इटली की अध्यक्षता में संपन्न होगी।
1 दिसंबर 2022 से G20 समूह की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? विच कंट्री हैज़ बीन हैंडेड ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द G20 ग्रुप विद इफेक्ट फ्रॉम December 1, 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अपना प्यारा देश भारत। और पहली बार वर्ष 2023 में इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत 1 दिसंबर 2021 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक G20 ट्रोइका का भी हिस्सा होगा। ध्यान में रखिएगा कि भारत एकमात्र G20 देश है जिसके द्वारा की जा रही कार्रवाई तापमान में वैश्विक वृद्धि के संबंध में पेरिस जलवायु समझौते के अनुरूप है। दोस्तों 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स पहले 12 दिसंबर को होना था, लेकिन बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और आखिरी चरण है 12 दिसंबर को, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। आयोग ने हाल ही में एक अधिसूचना भी जारी की है कि ये परीक्षा दिसंबर के उत्तरार्ध यानी 15 दिसंबर के बाद, तो 15 दिसंबर के बाद 2 ही रविवार है, 19 दिसंबर या 26 दिसंबर, तो दोनों में से किसी भी डेट में ये एग्जाम होगा। इसके लिए करंट अफेयर्स कब से कब तक का स्टडी करना है? करंट अफेयर्स स्टडी करना है नवंबर 2020 से लेकर के नवंबर 2021 तक का, क्योंकि 66वीं बीपीएससी में प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे। तो साल भर के करंट अफेयर्स यानी नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को संपूर्ण तरीके से आप केवल 16 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, प्रत्येक रविवार को इस चैनल पर प्रसारित होता है नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का एमसीक्यूज। तो 54 पीडीएफ मिलेगा जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट और सेंसस भी शामिल होगा, साथ में ओलंपिक का भी पीडीएफ मिलेगा। 6 मिनट लगेगा समय एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, 5.5 घंटे में पूरी तरह से ये रिवाइज आप कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में, ये नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का 13 पीडीएफ मिलेगा। 25 मिनट का समय एक पीडीएफ में, 5.5 घंटे में इसे भी आप निपटा देंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ 15 पीडीएफ मिलेगा जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट और बिहार का सेंसस भी शामिल होगा। 20 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, 5 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। देखिए ये जो सोर्स है ये कितना ऑथेंटिक है इससे पता चलता है, क्योंकि 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में 19 प्रश्न इस वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से टैली हुए हैं एमपीएन एकेडमी के पीडीएफ से। 7 प्रश्न टैली हुए हैं मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से और 10 प्रश्न टैली हुआ है बिहार मंथली करंट अफेयर से। तो कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर पीडीएफ से 66वीं बीपीएससी में टैली हो चुके हैं। 40 में से 90% स्ट्राइक रेट रहा है। तो इससे आपको यह पता चलता है कि ये सोर्स कितना ऑथेंटिक है, कितना रिलायबल है। दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ ये सारे पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको केवल एक ही बार 600 रुपये का वन टाइम पेमेंट करना है। बैंकिंग डिटेल दिया गया है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, आई नहीं है यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा। IFSC कोड, अकाउंट नंबर दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नंबर है 7366005556। गूगल पे निशा रानी के नाम से अकाउंट है, सेम नंबर है। आपको करना क्या है, ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को आप टेलीग्राम नंबर, सेम नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको यदि टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, सेम नंबर है। आपको पैड ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। किस कंपनी ने संयुक्त इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 टीकों के प्रारंभिक चरण का परीक्षण शुरू किया है? विच कंपनी हैज इनिशिएटेड एन अर्ली स्टेज स्टडी टू टेस्ट कंबाइंड फ्लू एंड कोविड-19 वैक्सीन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इस कंपनी का नाम है नोवावैक्स। अमेरिकी फर्म नोवावैक्स ने 8 सितंबर को यह सूचित किया है कि उसने संयुक्त मौसमी इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 टीकों की सुरक्षा और प्रतिरक्षात्मकता का मूल्यांकन करने के लिए प्रारंभिक चरण का परीक्षण शुरू कर दिया है। यह परीक्षण 50 से 70 वर्ष की आयु के 640 स्वस्थ वयस्कों पर ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 के लिए भारतीय टीम के मेंटर यानी मार्गदर्शक कौन बनाए गए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंटर ऑफ द इंडियन टीम फॉर द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। आगामी T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम में उप कप्तान रोहित शर्मा होंगे। धोनी को सक्रिय क्रिकेटर रहते हुए भी कई खिलाड़ियों का करियर बनाने का श्रेय दिया जाता है।
13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की? हु चेयर्ड द 13th ब्रिक्स समिट 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 सितंबर को डिजिटल तरीके से आयोजित होने वाली इस बैठक में अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। बैठक में रूसी प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर्स बोल्सोनारो भी शामिल हुए। यह तीसरी बार है जब भारत ने 2012 और 2016 के बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस साल ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ है और इसका थीम रखा गया था ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का नेतृत्व किसने संभाला है? हु हैज़ टेकन ओवर द लीडरशिप ऑफ द न्यू तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है मुल्ला हसन अखुंद। यही है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने 7 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई कार्यवाहक सरकार की घोषणा की। तालिबान के संस्थापकों में से एक मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री बने हैं, जबकि तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उप प्रधानमंत्री बने हैं। मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी को भी उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री बने हैं और सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बने हैं। आमिर खान मुक्तकी को विदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इस सरकार में कोई महिला मंत्री नहीं है। तालिबान ने बीते 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा किया था और साथ में 6 सितंबर को पंजशीर पर भी कब्जे की घोषणा की थी। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 सितंबर को तेलंगाना के मंत्री के.टी. रामाराव के साथ राज्य में इस परियोजना की शुरुआत की। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य ड्रोन का उपयोग करके दूर दराज के क्षेत्रों में टीकों और आवश्यक दवाओं को घर घर तक पहुंचाना है। नई ड्रोन नीति ने हाल ही में देश में ड्रोन संचालन के नियमों को आसान बना दिया है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट वाला तेलंगाना पहला राज्य बन गया है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 13 सितंबर को इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। घाटलोदिया के बीजेपी विधायक भूपेंद्र पटेल ने राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। इससे पहले निवर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 11 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और किस पार्टी के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हाल ही में हो गया है? ऑस्कर फर्नांडिस, हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, वाज ए फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर ऑफ विच पार्टी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस नेता को घर पर योग करते समय गिरने और सिर में चोट लगने के बाद यहां मंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इनका निधन हो गया। इनका जन्म कर्नाटक के उडुपी में ही हुआ है और वहीं से ये 1980 में पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए थे। इसके बाद 1996 तक यहाँ से लगातार जीतते आए। इन्हें 1998 में कांग्रेस ने राज्यसभा भेज दिया और तब से ये बतौर राज्यसभा सांसद ही राज्यसभा में सदस्य बने हुए थे। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एम्मा रादुकानु। 18 वर्षीय एम्मा रादुकानु ने फाइनल में कनाडा की 19 साल की लैला फर्नांडिस को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से हराकर 53 साल में यूएस ओपन खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला बनने का गौरव हासिल किया है। वह ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली 44 वर्षों में पहली ब्रिटिश महिला खिलाड़ी भी बनी हैं। 1999 के यूएस ओपन में सेरेना विलियम्स ने मार्टिना हिंगिस को हराने के बाद से यह पहला ऑल टीनेज मेजर फाइनल था जिसमें दोनों खिलाड़ियों की उम्र 20 वर्ष से कम थी। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? Who has won the men's singles title of Grand Slam tennis tournament US Open 2021? The right answer is option number C, डेनियल मेदवेदेव। यही है। वर्ल्ड नंबर 2 डेनियल मेदवेदेव ने न्यूयॉर्क में आर्थर एश स्टेडियम में वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर अपनी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीतने के बाद येवगेनी काफेलनिकोव और मराट साफिन के बाद ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले तीसरे रूसी व्यक्ति बन गए हैं। 25 वर्षीय मेदवेदेव के यूएस ओपन
2021 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के साथ ही जोकोविच का एक साल में चारों टूर्नामेंट जीतने का सपना टूट गया। किस देश की कंपनी कारफिक्स ने दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया है जो प्रत्यक्ष तौर पर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और उसे भूमिगत जमा करता है? विच कंट्रीज कंपनी कारफिक्स हैज सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट दैट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड स्टोर्स इट अंडरग्राउंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। आइसलैंड की कंपनी कारफिक्स और स्विट्जरलैंड की स्टार्टअप कंपनी क्लाइमवर्क्स द्वारा निर्मित इस विशाल प्लांट में कुल 4 इकाइयां शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक में 2 धातु के बक्से शामिल हैं जो समुद्री परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले कंटेनरों के समान है। कंपनी का दावा है कि यह प्लांट प्रति वर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है, जो कि लगभग 870 कारों से होने वाले वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है। बीते वर्ष वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कुल 31.5 बिलियन टन था। वर्तमान में दुनिया भर में 15 डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट कार्य कर रहे हैं जो प्रति वर्ष 9000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ में इस विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति एवं सम्मान में की जा रही है। 1886 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में शाही परिवार में जन्मे महेंद्र प्रताप सिंह एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी एवं मार्क्सवादी क्रांतिकारी थे। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजिएट स्कूल, जो कि वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, के पूर्व छात्र के रूप में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने कॉलेज के अपने साथी छात्रों के साथ 1911 के बाल्कन युद्ध में भी हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता सेनानी और महान कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि को चिन्हित करने हेतु किस राज्य सरकार ने 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड September 11 as Mahakavi Day to mark the 100th death anniversary of freedom fighter and great poet Subramaniam Bharati? The right answer is option number B, तमिलनाडु। तमिल कविता और गद्य में भारती के अभिनव योगदान ने 20वीं सदी में तमिल साहित्य में पुनर्जागरण को जन्म दिया। इन्होंने अंग्रेजी में भी व्यापक स्तर पर लिखा, हालांकि इन्हें अंग्रेजी के लिए काफ़ी कम प्रसिद्धि मिली है। सुब्रमण्यम भारती का जन्म 1882 में सी सुब्रमण्यम के रूप में एट्टाईपुरम में हुआ था, जो कि वर्तमान तमिलनाडु के थुडुकुडी में स्थित है। यह मात्र 11 वर्ष के थे जब एट्टाईपुरम के तत्कालीन राजा ने इनकी कविता से प्रभावित होकर इन्हें भारती की उपाधि दी थी। इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध चिंता जाहिर की और ब्राह्मणवाद की समाप्ति तथा धार्मिक सुधार की वकालत की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। यह निकाय भारत के अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु अपील के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। आयोग में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य का होना अनिवार्य है, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदायों के सदस्य शामिल होते हैं। पंजाब कैडर के पूर्व IPS अधिकारी लालपुरा इसके अध्यक्ष बनने वाले दूसरे सिख हैं। किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर एक आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन किया गया है? एन इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप हैज बीन इनॉग्रेटेड ऑन द नेशनल हाईवे 925A लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। यह पहली बार होगा जब देश के किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग भारतीय वायुसेना की विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। गंधव भाकासर खंड पर तकरीबन 3 किलोमीटर लंबे इस आपातकालीन लैंडिंग खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने भारतीय वायुसेना के लिए NH 925A पर विकसित किया है। यह गगरिया, बखासार और सट्टा गंधव खंड के नव विकसित 2 लेन के पेव्ड शोल्डर का हिस्सा है, जिसकी कुल लंबाई 196 किलोमीटर है। किस देश में हाल ही में 60 गुना 30 मीटर वाले एक नए द्वीप की खोज की गई है? इन विच कंट्री अ न्यू आइलैंड ऑफ 60 by 30 मीटर्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी,
ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के तट पर स्थित यह द्वीप 60 गुना 30 मीटर वाला और समुद्र तल से 3 मीटर की चोटी के साथ यह अब पृथ्वी पर भूमि का नया सबसे उत्तरी टुकड़ा बन गया है। सबसे नॉर्दर्न पार्ट है ये। इससे पहले उड़ाक आइलैंड को पृथ्वी के सबसे उत्तरी क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया था। इसका निर्माण समुद्र तल की मृदा और मलबे से हुआ है और इसमें कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। किस शहर में स्थित भारतीय दूतावास में पहले आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है? द फर्स्ट आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर हैज बीन इनॉग्रेटेड एट द इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बैंकॉक। स्वतंत्रता दिवस पर थाईलैंड के बैंकॉक में भारतीय दूतावास में पहले आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, जिसे कह सकते हैं ट्राइफेड या इंग्लिश में ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, विदेश मंत्रालय के सहयोग के साथ ट्राइफेड ने विश्व भर में स्थित 100 भारतीय दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने की योजना बना रहा है। भारतीय महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन महारत्ना कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुण कुमार सिंह। डी राजकुमार के अगस्त 2020 में रिटायरमेंट से सृजित रिक्ति को भरने के लिए इनका चुनाव किया गया है। मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित अरुण कुमार सिंह इससे पूर्व कंपनी बोर्ड में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। तो नंबर 1 कौन है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। उद्यमता माइंडसेट कोर्स के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? अंडर द एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कोर्स, अ प्रोग्राम कॉल्ड बिजनेस ब्लास्टर्स has been started in all government schools of which state or union territory? The right answer is option number A, दिल्ली। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सरकारी स्कूलों में कक्षा 11 और 12 के छात्रों को व्यवसाय शुरू करने हेतु 2000 रुपये की सीड मनी प्रदान की जाएगी। इसके माध्यम से बच्चे रोजगार के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि वे रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे। इस कार्यक्रम को दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्कूल ऑफ एक्सलेंस खिचड़ीपुर में शुरू किया गया था। निम्न में से किस देश ने मालाबार अभ्यास 2021 में भाग नहीं लिया? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड नॉट पार्टिसिपेट इन मालाबार एक्सरसाइज 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूके। क्वाड समूह में शामिल देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने मालाबार अभ्यास के 25वें संस्करण में हिस्सा लिया, जो प्रशांत महासागर में गुआम तट पर अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह में शुरू किया गया। यह भारत के सबसे बड़े युद्ध अभ्यासों में से एक है। गुआम उत्तरी प्रशांत महासागर में एक अमेरिकी द्वीप क्षेत्र है जो पश्चिम में मेनलैंड अमेरिका की तुलना में पूर्व में चीन के काफ़ी करीब है, जो इसे भारत प्रशांत अभियानों के लिए एक आदर्श अमेरिकी सैन्य रणनीतिक पोस्ट बनाता है। ऑसिनडैक्स नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? इन विच कंट्री वाज द ऑसिनडैक्स नेवल एक्सरसाइज 2021 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। पूर्वी बेरे के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल तरुण सोबती की कमान में भारतीय नौसेना के टास्क ग्रुप ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ द्विपक्षीय अभ्यास ऑसिनडैक्स शुरू किया। यह द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण है। इस अभ्यास में भारत के जहाज आयन, शिवालिक और कदमत शामिल हुए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से एनजेक क्लास फ्रिगेट HMAS वार्रामोंगा हिस्सा ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया के इस जहाज ने हाल ही में भारतीय नौसेना इकाइयों के साथ मालाबार अभ्यास में भी भाग लिया है। हाल ही में चर्चा में रहा चुनार किला किस पहाड़ी पर स्थित है? चुनार फोर्ट विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड ऑन विच हिल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैमूर पहाड़ी, कैमूर हिल्स। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी चुनार क्रूज सेवा की शुरुआत की है। यह क्रूज सेवा गंगा नदी में वाराणसी से मिर्जापुर के ऐतिहासिक चुनार किले तक संचालित होगी। राज्य सरकार इस यात्रा को प्रयागराज में संगम तक बढ़ाने की योजना बना रही है। चुनार किले को चंद्रकांता चुनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह किला गंगा नदी के तट पर कैमूर पहाड़ियों पर स्थित है। इस किले का इतिहास तकरीबन 56 ईसा पूर्व का है, जब राजा विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस भारतीय नेवल एविएशन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या ध्वज प्रदान किया है? विच इंडियन नेवल एविएशन हैज रिसेंटली बीन प्रेजेंटेड प्रेसिडेंट कलर अवार्ड और फ्लैग बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
ए INS हंस। तस्वीर में देखिए, ये गोवा स्थित भारतीय नेवल एविएशन है। शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में राष्ट्र को दी गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को राष्ट्रपति द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। भारतीय नौसेना 27 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ध्वज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी। इसके बाद नौसेना में राष्ट्रपति का ध्वज प्राप्त करने वालों में दक्षिणी नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान, पश्चिमी नौसेना कमान, पूर्वी बेरा, पश्चिमी बेरा, पनडुब्बी शाखा, INS शिवाजी और भारतीय नौसेना अकादमी शामिल है। INS हंस को 5 सितंबर 1961 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास सुलूर में कमीशन किया गया था और तब से ये राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है। भारत के किसी शहर में पहली बार किस शहर के लिए पराग कैलेंडर विकसित किया गया है? फॉर विच सिटी अ पोलन कैलेंडर हैज बीन डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एन इंडियन सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER और पंजाब यूनिवर्सिटी ने चंडीगढ़ के लिए इस पराग कैलेंडर को लगभग 2 वर्षों तक हवाई या वायु जनित पराग और इसके मौसमी बदलावों का अध्ययन करने के बाद बनाया है। पराग कैलेंडर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद वायु जनित पराग के समय की गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो सूचना आपको दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर दे सकते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और पूरे साल भर के करंट अफेयर्स को आप आसानी से 16 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इट इन माइंड। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही भोगदोई नदी किस नदी की सहायक नदी है? द भोगदोई रिवर विच हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। यह नागालैंड के मोकोक चुंग से निकलती है, जहाँ इसे सुजैन योंग नाला के नाम से भी जाना जाता है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिण तट से जुड़ने वाली सहायक नदी है। यह एक अंतर्राज्यीय नदी है जो कि असम और नागालैंड के बीच बहती है और ब्रह्मपुत्र के संगम के पास धमसरी नदी में मिलती है। न्यूज़ में क्यों है? नागालैंड में बड़े पैमाने पर कोयला खनन, चाय बागानों से अपशिष्ट निर्वहन और अतिक्रमण असम में भोगदोई नदी के जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तस्वीर में देखिए नदी का पानी कितना गंदा दिख रहा है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।